हेलो स्टूडेंट्स, जेई मीन्स 2023 के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं। हम यहाँ बात करते हैं 8 ऑफ अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की। 6 ऑफ अप्रैल के दोनों पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उनके कंपैरिजन में 8 ऑफ अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर काफ़ी इजी आया था। स्पेशली केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत इजी था। 6 अप्रैल के कंपैरिजन में भी पेपर का पैटर्न एज यूजुअल 2023 जनवरी शिफ्ट के जैसा ही रहा है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस को कि पेपर कैसा था, कहाँ से क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे इजी आपका 70% पेपर इजी रहा था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है जो कि बच्चों से मिले थे। उन 25 का 70% पेपर इजी रहा है, 25% मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट ओनली 5% ही था। मतलब कि बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफ़िकल्ट पूछे गए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्लास 11th एंड क्लास 12th में क्लास 11th से 34% एंड क्लास 12th से 66%। इट मीन्स क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा है। जिन्होंने भी क्लास 11 के कंपैरिजन में 12th पे ज़्यादा फोकस किया था उनका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में 66% क्लास 12th ने कवर किया था। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक से 34%, इनऑर्गेनिक 42%। अगेन इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा बढ़ गया एंड फिजिकल से 24%, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन कम ही रहा था। तो ये था आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम क्लास वाइज, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें सबसे पहले क्लास 11th के टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था जो कि आपका मोल, मॉलिक्यूलर मास, वेट की टर्म्स में आपको इक्वेशन बेस्ड सॉल्व करना था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर बताना था। 4 एलिमेंट्स गिवन थे एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा था। केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड था और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, टिक मार्क करना था। रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन बैलेंसिंग के ऊपर था। इसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करना था, बैलेंसिंग के ऊपर पूछा गया था। एस ब्लॉक अगेन 2 क्वेश्चंस पूछे थे। इसमें भी एक क्वेश्चन आपको सीमेंट पर पूछा था जो कि 6 ऑफ अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। उसी से रिलेटेड आपको सीमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था और एक और क्वेश्चन में आपको लिथियम एंड मैग्नीशियम का स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्टली एनसीईआरटी का पूछा हुआ था। हाइड्रोकार्बन एक क्वेश्चन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट गिवन थे एंड वो प्रोडक्ट किससे बना होगा आपको वो एल्कीन बतानी थी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था ड्रिंकिंग वाटर के कंसंट्रेशन के ऊपर, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो ओवरऑल अगर हम क्लास 11th की भी बात करते हैं तो मैक्सिमम पोर्शन आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली टिक हो सकता था, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास 12th पर कि क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा था। तो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा था सॉल्यूशन से, जिसके अंदर आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ था और आपको बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको सेल रिएक्शन कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, सेल रिएक्शन का कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है वो बताना था। कोई कैलकुलेशन नहीं थी इसमें भी। केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन नहीं पूछी गई थी। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर था, आपको 4 ग्राफ दिए थे और उसमें आपको एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल ग्राफ बताना था। यहाँ भी आपको फिजिकल के अंदर कैलकुलेशन नहीं पूछा गया था। मतलब अगर हम फिजिकल की बात करें तो 12th से 4 चैप्टर्स पूछे गए थे जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड ही था तो कैलकुलेशन ज़्यादा किसी में नहीं थी।
नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन मेटलर्जी से एक क्वेश्चन था जो कि आपका लीचिंग के ऊपर बेस्ड था, लीचिंग के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट से एक क्वेश्चन था नोबल गैस में जिनॉन की रिएक्शन के ऊपर, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको जिनॉन की रिएक्शंस इक्वेशंस दी हुई है, वहां से पूछा हुआ था। डी एंड एफ ब्लॉक से दो क्वेश्चन पूछे थे, एक के अंदर आपको डी इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे और एक में आपको कॉपर की रिएक्शन दी हुई थी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दो क्वेश्चन आए थे, एक था आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना था, आपको 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर आपको मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताना था कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। और एक और क्वेश्चन में आपको हाइब्रिडाइजेशन उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। नेक्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरीन से एक क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था कि किस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर से भी एक क्वेश्चन था, ये आपको लैब टेस्ट पर, ये आपको लैब टेस्ट पर दिया हुआ था, जिसके अंदर भी मैच द फॉलोइंग टाइप का ही था कि किस में कौन सा रिएजेंट काम आता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन जिसमें आपको रिएक्शन बतानी थी। अमाइन से एक क्वेश्चन था, यहाँ इंपॉर्टेंट है डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट की आपको रिएक्शन थी एंड रिएजेंट पूछा हुआ था। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आया था, आपको सिर्फ मैच करके बताना था कि किसके साथ कौन सा ऑप्शन सही है। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन था जो कि आपका अमीनो एसिड्स, कौन से अमीनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स पूछा गया था। और लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन था डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, स्वीटनर्स कौन कौन से हैं, आपको मैच द फॉलोइंग टाइप पूछा था, मतलब मैक्सिमम पोर्शन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपके पास केमिस्ट्री के पेपर में जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो कंपैरेटिवली कम था, इसी वजह से पेपर इजी हो गया था। तो अगर हम नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन रहता है कि सीधा सीधा पेपर एनसीईआरटी से पूछा गया था एंड उसका लेवल बहुत इजी ही था। 6 अप्रैल के कंपैरिजन में भी 8 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इजी ही था। यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन था बट कम था कंपैरेटिवली। डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग है, टिक करना है, तो मैच द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हर बार यही बोला जाता है कि इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको स्टेटमेंट पूछता है एंड आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना होता है। तो आगे आने वाले सभी पेपर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आपको ये सारा रिव्यू करके जाना है ताकि आप अपने पेपर को अच्छा बना पाएँ, अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएँ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करने की बजाय हमें अभी इजी पेपर्स, इजी चीज़ों को देखना है। पुराने पेपर्स को एक बार रिव्यू कर लें ताकि आइडिया हो जाए कि पेपर्स किस तरीके से आ रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।